गुड इवनिंग। अभी तक हम लोगों ने थ्योरम्स के बारे में पढ़ा, बेसिक लॉज के बारे में पढ़ा, इसके बाद बेसिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा। तो 3 चैप्टर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस को जनरली मैंने 4 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, विभाजित किया है। इन्हीं 4 पॉइंट्स में आपका पूरा कैपेसिटेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें इन 4 पॉइंट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो इसका हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंसेस, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कितने प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो बेसिक्स में हम लोग कैपेसिटर की डिफिनीशन से लेके उसका कैसे फार्मूला उसका क्या है, उसका न्यूमेरिकल डिफिनीशन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, और एनर्जी स्टोर क्या होता है कैपेसिटर में करंट क्या होती है, कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक्स में सीखेंगे। बेसिक यानी एकदम मौलिक चीज़। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस में कैपेसिटेंस को कैसे परिपथ में कंबाइन किया जाता है। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे कि प्रतिरोधों का संयोजन, इसी तरह धारिता का संयोजन। कैपेसिटर्स यानी कैपेसिटेंसेस का कैसे संयोजित उनको करेंगे, तो इसमें भी 2 रूपों में संयोजित किया जा सकता है, सीरीज में और पैरेलल में, श्रेणी में और समांतर में, साथ ही साथ श्रेणी समांतर दोनों में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, और एट लास्ट कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है उसके लिए क्या डेरिवेशन है, कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है उसके लिए क्या डेरिवेशन है। इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर बात की जाए तो मोस्टली 3 लेक्चर्स, इस पे 3 लेक्चर्स चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बेसिक्स से। सोर्स से लोड तक एनर्जी, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, एनर्जी जनरेट होती है। तो जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, जनरली पावर प्लांट्स में ही एनर्जी जनरेट होती है। तो जहाँ जनरेशन होता है, जनरेशन से एनर्जी कहाँ तक जाती है, सोर्स तक जाती है। तो पूरा एनर्जी का जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कह सकते हैं कि इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब तो बोलचाल हुआ, इसका जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होके क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने तक फिर लोड में हमें यूज करना है। तो लोड में भी हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी मनचाही एनर्जी में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। जो हमें वर्क चाहिए उस वर्क को हमने करा लिया, तो ये क्या हो गया, लोड हो गया। अब इस सोर्स से लोड तक
इसी में पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समाहित है। देखिए, सोर्स यानी जनरेटिंग स्टेशंस, जनरेटिंग पावर प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग इसमें पूरा कंप्लीट है। तो पावर प्लांट में कैसे एनर्जी जनरेट होती है, कैसे, इसके बाद ये एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिशन में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर फाइनली क्या होता है, लोड के पास जाता है। तो ये सारा एनर्जी के सोर्स से लोड तक जाने में एक ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है। लॉस का मतलब नष्ट हो जाता है। देखिए, एक मैं आपको, वैसे तो मैं ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जानिए इसको। हम जितना भी पावर प्लांट में, सपोज़ मैं 3 प्रकार का मोस्टली जो यूज़ होने वाले हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी क्या है, थर्मल पावर प्लांट ही हैं, लेकिन इसलिए हमने लिखा है क्योंकि स्पेशली इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हो रहा है। तो ये इन तीनों प्रकार के प्लांट्स में जितनी भी ऊर्जा हम सपोज 100% इनपुट दे रहे हैं, ऊर्जा इनपुट दे रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो लगभग 27 से 29% के बीच में मिलता है। यानी जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है, वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो पहला तो लॉस हो जाता है, मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, क्योंकि हमने ऐसा अभी तक कोई डिवाइस या ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बनाया है जिससे हम 100% दें और 100% हमें आउटपुट हो जाए। ये पूरा का पूरा सिस्टम आइडियल सिस्टम हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट जैसे ट्रांसफार्मर है मैक्सिमम इफ़िशियंसी देता है, उसी तरह ये भी हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है कि जो पावर प्लांट्स हम लोग बना रहे हैं, सोलर पावर प्लांट ही क्यों ना हो, हमें एनर्जी क्या दे रहा हो, 100% एनर्जी दे रहा हो। जितना एनर्जी ले रहा है, इनपुट दे रहे हैं, उतना ही उसका मैक्सिमम आउटपुट हमें दे दे, 90% से भी ज़्यादा आउटपुट दे दे। तो ऐसा सिस्टम भी हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। वैसे यू आर गोइंग टू बिकम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट। ऐसी क्या चीज़ हम सिस्टम, ऐसा किस प्रकार का सिस्टम बनाए जिससे इन थर्मल पावर प्लांट्स की एनर्जी क्या हो, इम्प्रूव हो। और यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट रिमूविंग दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। मीन्स वी आर यूजिंग थर्मल पावर प्लांट्स, वी आर यूजिंग कोल, पेट्रोल, ऑयल एक्सेट्रा, whereas in nuclear power plant so much of nuclear energy is wasted. So न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इसमें। थर्मल एनर्जी में कोल वगैरह, कोल होता है, मिनरल होता है, उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ होता है, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा यूज होती हैं। तो हम क्यों ना इनको रिमूव करके एक ऐसा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स लाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाया जाए, जो हमारे पृथ्वी पे असीमित मात्रा में, और उसको एक रूप से हम परिवर्तित करके अपने जिस रूप में चाहें उस रूप में उसको परिवर्तित कर सकें। तो पूरा विश्व इसी पे सोच रहा है कि जो हमारे पास लिमिटेड संसाधन है उसको कैसे बचा के रखें, और जो चीज़ें उन लिमिटेड संसाधनों का यूज़ करके, दोहन करके, उनका जो चीज़ें हम बना रहे हैं अपने सुख के लिए, अपने वैभव के लिए, उन चीज़ों को हम कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से कैसे उनका उपयोग करें। तो ये इन सारी चीज़ों पे पूरा विश्व आज सोच रहा है। यू विल बिकम वन ऑफ देम, आप भी उनमें से एक बन सकते हैं ऐसा सोचने वाले, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना है, जिसमें मैं थोड़ा सा सहयोग दूंगा। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाता है किस के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, I²R, यानी इस एलिमेंट के थ्रू, इस एलिमेंट की वजह से मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है। कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है, दो रूपों में एनर्जी स्टोर होती है। देखिए,
एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। काइनेटिक एनर्जी के यूज रूप में जो एनर्जी यूज होती है वो एक एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तीन ही एलिमेंट हैं, आर एल और सी। तो आर एल, ये जो एल है यानी इंडक्टेंस, इसके थ्रू एनर्जी, इसके क्रॉस एनर्जी क्या होती है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। कितनी? हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट एंड इज द करंट फ्लो इन द सर्किट। पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो देखिए लाइन में ही, चूँकि हम डीसी, ये पूरा का पूरा क्या है, एसी सिस्टम है, तो लाइन में ही रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो एक लॉसी एलिमेंट है, बाकी दो क्या हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। सम ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, कुछ एनर्जी क्या होती है, रेडिएट हो जाती है, कुछ एनर्जी कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। कुछ एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। किस रूप में? सपोज किस रूप में बदल जाती है? साउंड, लाइट एटसेट्रा। आप अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से आप कभी जाइए तो आपको एक हिसिंग साउंड, हिस साउंड का साउंड सुनाई देगा, हिसिंग साउंड सुनाई देगा। तो वही हिसिंग साउंड क्या है, एनर्जी एक रूप से किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा, लाइट में कैसे? सपोज जब कोरोना इफेक्ट होता है कंडक्टर्स के क्रॉस, कंडक्टर्स के सराउंडिंग में चारों ओर, जब बरसात के मौसम में या शुष्क मौसम में ह्यूमिड मौसम में, जब उसके चारों ओर कोरोना का जब इफेक्ट होता है तो देखे होंगे उसको एक स्पेशली एक डिवाइस से देखा जाता है, स्पेशली एक यंत्र होता है, उससे देखा जाता है, चश्मा टाइप का होता है, जैसे 3D चश्मा होता है उसी प्रकार उससे देखा जाता है, तो साफ साफ दिखता है। चारों ओर, कंडक्टर के चारों ओर लाइट के रूप में दर्शाता है। तो वो लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। यही एनर्जी क्या हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसका डेफिनेशन पे हम लोग डेफिनेशन पे बात करते हैं अभी। डेफिनेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने संधारित्र का डेफिनेशन लिखा है, फिर धारिता का। संधारित्र यानी कैपेसिटर, दोनों में अंतर समझिए, दोनों क्या है। सबसे पहले दोनों में अंतर समझिए। संधारित्र एक युक्ति है, एक डिवाइस है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, जबकि कैपेसिटेंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। धारिता संधारित्र की प्रॉपर्टी है, जबकि संधारित्र क्या है, एक युक्ति है, डिवाइस है। आप इसको एलिमेंट कह सकते हैं या तत्व कह सकते हैं। तो कैपेसिटर को कैसे डिफाइन किया जाता है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेसेस या टू कंडक्टिंग प्लेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग surfaces or plates separated by a layer of an insulating material called dielectric। संधारित्र एक वैद्युत युक्ति है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक वैद्युत युक्ति है। संधारित्र एक वैद्युत युक्ति है जो दो समांतर चालक पट्टियों से निर्मित होती है। दो समांतर चालक पट्टियों से, जैसे दो समांतर चालक पट्टी हैं, इन्हीं से निर्मित होती है, जिसे एक रोधन पदार्थ परावैद्युत से पृथक किया जाता है। जिसे एक रोधन पदार्थ डाइलेक्ट्रिक,
डाइलेक्ट्रिक भी क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है, एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन ये प्योर इंसुलेटर नहीं होता है। एग्जाम्पल में पेपर हो गया, माइका हो गया, ये सारे क्या हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो परावैद्युत संधारित्र क्या है, एक वैद्युत युक्ति है जो दो समांतर चालक पट्टी, देखिए दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो एक डी डिस्टेंस पे, माना डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, पृथक है, और इनके बीच में क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत यानी रोधन पदार्थ है जिसे परावैद्युत कहता है, इससे क्या है, सेपरेटेड है। इसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। अब इस युक्ति की वो प्रॉपर्टी जो इसमें क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत आवेश के रूप में स्टोर कर सके, उसी को बोलते हैं धारिता। इस युक्ति का वह विशेषता जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके, किस रूप में, इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में। तो इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूले पे। अब बात होगी धारिता के बारे में। तो देखिए इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। सपोज हम मान लीजिए हम किसी भी प्लेट पे, दोनों प्लेट में से किसी भी प्लेट पे Q कूलम का आवेश दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। माना किसी भी प्लेट पर दो प्लेट हैं और बीच में डी डिस्टेंस से ये क्या है, सेपरेटेड है। दो मेटल के प्लेट्स हैं, यानी मेटल प्लेट्स का मतलब कंडक्टिंग प्लेट्स। दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो डी डिस्टेंस से एक दूसरे से पृथक हैं, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। सपोज किसी भी एक प्लेट को हमने Q चार्ज दिया, तो इसकी वजह से दोनों प्लेट के सापेक्ष अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित हो जाता है। एक बार और देखिए, इफ वी गिव Q कूलम चार्ज टू एनी वन ऑफ द प्लेट, and if 1 volt voltage या 1 volt potential difference is established across the plates, then it is known as 1 farad capacitor। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। C इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा Q/V, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज इन कूलम्स, एंड V इज द वोल्टेज। V क्या है, वोल्टेज, वोल्टता और आवेश, जहाँ पे C क्या है, C कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास क्या आया, कैपेसिटेंस का फार्मूला आया C इज इक्वल टू Q/V। C इज इक्वल टू Q/V। तो देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सारी चीज़ लिखते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो भी
न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन अगर आपने यूनिट लिखना छोड़ दिया या यूनिट लिखना आप भूल गए तो पूरा का पूरा, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि मैं जब कॉपी चेक कर रहा था यूपी टीयू की और यूपी बीटी की कॉपी चेक कर रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हों, चाहे फाइनल ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर के हों, वो न्यूमेरिकल सही करते हैं लेकिन लास्ट में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के चले जाते हैं, यूनिट्स नहीं लिखते हैं। इस वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। रूल तो यही है कि पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा, क्या है वो हमें नहीं पता, आपने उसमें मेंशन नहीं किया, कि अपने पेपर में आपने मेंशन नहीं किया कि ये एक्चुअली है क्या, इसलिए वो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर वोल्ट। अब कूलम पर वोल्ट्स को, जैसे एम्पियर था यूनिट करंट का, क्या था, कूलम पर, सॉरी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी थे, तो क्यू का था कूलम पर सेकेंड। उसी तरह कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड। देखिए कैपेसिटर का जो यूनिट होता है फैराड है। तो वन फैराड कब होता है, जब एक कूलम चार्ज से एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के सापेक्ष स्टेब्लिश हो जाता है। उस समय जो वोल्टता होती है, उस समय जो धारिता होती है वो क्या होती है, 1 फैराड होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग 1 फैराड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये धारिता होती है। तो 1 फैराड हम लोग नहीं लेते हैं, इसका बहुत छोटा मान लेते हैं। तो माइक्रो यानी 10⁻⁻6 में पिको फैराड, माइक्रो फैराड में लेते हैं, पिको फैराड में लेते हैं और नैनो फैराड में लेते हैं। इस तरीके से लिया जाता है। तो देखिए कभी भी जो धारिता होती है फैराड में नहीं होती है, 1 फैराड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए और भी छोटी यूनिट 10⁻⁻6, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻9, 10⁻12 इतनी धारिता होती है, यानी माइक्रो फैराड, पिको फैराड और नैनो फैराड में होता है। तो ये था रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का। आइए इसमें हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी एक ऐसा कैपेसिटर जो 2 पैरेलल प्लेट्स पे बना हुआ है। तो देखिए इसको सीखने का प्रयास करते हैं। आइए, सेम जैसा हमने उधर बनाया था, 2 प्लेट्स हैं, माना दोनों प्लेटों का नाम M है और N है। 2 प्लेट एक दूसरे से d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, पृथक है, और इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसकी परमिएबिलिटी एप्सिलॉन है। जिसकी परमिएबिलिटी क्या है, एप्सिलॉन है, और इसके ऊपर धारिता क्या है, Q है। तो इसमें स्टेब्लिश होने वाली धारिता कैपेसिटेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके एरिया के, एरिया किसके, एरिया ऑफ प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जहाँ पे क्या है, इसका एरिया है A मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। ये न्यूमेरिकल करते समय ध्यान देना है कि एरिया किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो कैपेसिटर का जो एरिया होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का एरिया, प्लेट का एरिया कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस रेशियो में हम एरिया बढ़ाते हैं उसी रेशियो में क्या होता है, कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है। अब यही कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी के। डी यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच में एरिया हो, दो प्लेट्स के बीच में जो पृथक किया गया डिफरेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर एरिया जो हम घटाएं उसी तरह क्या होगा, कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा। अगर एरिया को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे C इज़ प्रोपोर्शनल टू A/D। कह सकते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू एप्साइलन A/D, एप्साइलन A/D। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जहाँ पे एप्साइलन क्या है, वेयर एप्साइलन इज द permittivity of the dielectric material। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी। परमिटिविटी को बोलते हैं, एक्चुअली मुझे हिंदी टर्म इसका याद नहीं आ रहा है, मैं अगले लेक्चर में इसको बता दूंगा कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए परमिटिविटी को हम और इस तरीके से लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू, सिंस परमिटिविटी एप्साइलन इज इक्वल टू होता है एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, वेयर एप्साइलन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम, गिवन मीडियम। कौन सा मीडियम दिया है, अगर मीडियम एयर है तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी, एयर की परमिटिविटी एप्साइलन क्या होगी, एप्साइलन R इज इक्वल टू 1। ये एयर की परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी नहीं बोल रहा, परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी 1 है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन R A/D। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, फैराड में होगा। तो यहाँ से भी आप कैपेसिटेंस का मान निकाल सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, थोड़ा सा इंग्लिश हो गया तो वो आप देखिए क्या लिखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टी संधारित्र, इसका नाम क्या होगा, समांतर पट्टी संधारित्र। अब देखिए समांतर पट्टी संधारित्र में दो पैरेलल प्लेट हैं, दो समांतर प्लेट हैं जो D डिस्टेंस पे एक दूसरे से पृथक हैं। ये M है और N प्लेट है, दोनों का नाम है M और N, जिनका दोनों का एरिया क्या है, A मीटर स्क्वायर। तो इसमें स्टोर होने वाली धारिता क्या होगी, धारिता C इज समानुपाती होगी किसके, एरिया के। एरिया मतलब किसका एरिया, प्लेट का एरिया, इन पट्टियों की एरिया के समानुपाती होगी। यानी एरिया को जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसी अनुपात में कैपेसिटेंस, धारिता बढ़ेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें इसका जो एरिया है, सॉरी इसके इनके बीच की जो दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, वो व्युत्क्रमानुपाती होगी धारिता के, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C धारिता समानुपाते एरिया अपन डिस्टेंस। तो C इज इक्वल टू एप्साइलन A/D, C बराबर एप्साइलन A/D, जहाँ पे एप्साइलन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इस परावैद्युत पदार्थ का परमिटिविटी है। ठीक है, इसके बाद एप्साइलन को हम लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन R। एप्साइलन नॉट क्या है,
परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में मतलब शून्य आकाश में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है। और एप्सिलॉन आर क्या होता है? परमिटिविटी इन मीडियम, किसी माध्यम में दी गई परमिटिविटी। तो हमेशा एयर की परमिटिविटी क्या होती है? 1 होती है। अगर बात की जाए एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, तो इसकी बात की जाए तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है परमिटिविटी। ये कांस्टेंट है, आपको कक्षा 12वीं में याद होगा, जो 12वीं स्टूडेंट कर चुके हैं उन्हें पता होगा। शायद 11th में ही इसको 11th का बेसिक है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जब आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं K/Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो उसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो K कांस्टेंट वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो वहाँ से एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने, वहाँ से मुझे याद है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। सो हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। आइए देखते हैं कि कौन सी धारा प्रवाहित होती है कैपेसिटर में और उसका प्रभाव क्या है। देखिए, हमारे पास 2 प्रकार की धाराएं हैं, एक डीसी है, दूसरा एसी है। डीसी का मतलब दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर संधारित्र में डीसी अगर सप्लाई दिया जाए, तो डीसी सप्लाई दिया जाता है तो संधारित्र क्या है? एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ऊर्जा को स्टोर करने वाला डिवाइस है। किस रूप में? इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में। तो डीसी सप्लाई जब देंगे किसको? संधारित्र को, तो वो अपने फुल वैल्यू तक बैटरी के सापेक्ष, बैटरी में जितनी वोल्टता है, यानी बैटरी, डीसी हम बैटरी से ही देंगे तो बैटरी की वोल्टता तक क्या होगा? वो चार्ज होगा। और जब चार्ज हो जाएगा, देखिए एग्जांपल देख लीजिए। अब कैपेसिटर को हमने देखा था कि इस तरीके से सी करके इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो देखिए, अगर किसी कैपेसिटर को एक बैटरी की वोल्टता से दिया जाए, तो ये अपने इस बैटरी की वोल्टता तक क्या होगा? ये चार्ज होगा, ये चार्ज होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, करंट को ब्लॉक कर देगा। करंट यहाँ से आगे प्रवाहित नहीं होगी। तो करंट इसमें कब तक प्रवाहित होगी? जब तक ये चार्ज ना हो जाए। बाकी चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा? आगे इसको ब्लॉक कर देगा। सॉरी, इसको ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करने का मतलब क्या हुआ? जब ब्लॉक कर देगा तो ये कम समय में, एकदम नैनो सेकंड में ही क्या होता है? ये कैपेसिटर तुरंत चार्ज, जब ही आपने सप्लाई दिया और आपको समझ में भी नहीं आया कितना समय बीता, तुरंत चार्ज हो जाता है। नैनो सेकंड में ही क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज होता है। इसका टाइम पीरियड निकाला जाता है कि कितने समय में फुल चार्ज हो गया, तो तुरंत क्या हो जाता है? चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद क्या होता है? करंट को ब्लॉक कर देता है, करंट आगे प्रवाहित नहीं होती है। तो ये डीसी पे क्या करता है? वर्क नहीं कर पाता है सही से, डीसी पे वर्क नहीं करता है। अब इसमें एसी प्रवाहित होती है। तो एसी हमें किस रूप में मिलती है? देखिए, एसी कुछ इस रूप में मिलती है। तो कैपेसिटर एसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होता है और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगा रहता है। तो एसी में क्या करता है? एसी पे ये अच्छे से कार्य करता है। तो आइए देखते हैं इसमें करंट कितना फ्लो होता है, वोल्टेज कैसे फ्लो, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, पावर क्या है और एनर्जी क्या है।
पहला है करंट इन कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स में करंट क्या होगा? तो कैपेसिटर में करंट होगा I इज इक्वल टू सी इंटू डेरिवेटिव आई डी वी बाई डी टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है? सी डी वी बाई डी टी एम्पियर। फॉर्मूले आपको याद रखना है, इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा वोल्टेज इन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में वोल्टेज क्या होगा? हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे धारा। क्या संधारित्र में धारा क्या होगा? I इज इक्वल टू सी, और ये समाकलन है डी वी बाई डी टी। समाकलन नहीं, अवकलन है शायद, अवकलन डेरिवेटिव सी डी वी बाई डी टी। तो वोल्टेज इन कैपेसिटर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/c आई टी डी टी। अब आई टी क्यों ले रहे हैं हम लोग? ये हम लोग AC में सीखेंगे कि आई होगा कि आई टी होगा, कैसे होगा, आई सिंपल क्या होगा और आई टी क्या होगा। आई टी का मतलब एक फंक्शन ऑफ टाइम टी है। करंट क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम टी में है। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसका जो क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशन आता है, करंट का जो इक्वेशन आता है AC का, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी या आई इज इक्वल टू आई एम कास ओमेगा टी। तो ओमेगा टी जो आ रहा है टी, यानी कि वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसीलिए हम लोग आई टी लिख रहे हैं। तो वी आई इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू टी। इंटीग्रेशन कितना से कितना होगा? 0 से कैपिटल C तक या कैपिटल I तक। अब देखिए तीसरा कह रहा है इसमें पावर्स इन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर में पावर, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो कैपेसिटर में क्या पावर क्या है? वी टी इंटू आई टी, ये हो जाएगा। अब एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कितना क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ये होता है एनर्जी स्टोर। तो ये 4 फार्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।